वेलकम टू द थियो स्टडी हब। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेटा यूनिट 2 आपका। ठीक है, यूनिट 1 पूरा हो चुका है, 2 पार्ट में पूरा क्लियर है। वो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। यूनिट 2 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैम्पलिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट में आएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व क्या है, प्रतिदर्शन क्या है, सैम्पलिंग है क्या, ये समझो पहले। आगे फिर अलग अलग टाइप, सैम्पलिंग के टाइप्स क्या हैं। सेमेस्टर 4 वाले बच्चों का पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। ठीक है, सेक में जिन्होंने पोल ले रखा है पॉलिटिकल साइंस, तो ये क्या प्रतिदर्शन क्या है, इंग्लिश में वर्ड क्या है इसका, सैंपल। सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या है। तो ये देखो बेटा, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखो। ये पूरी पॉपुलेशन है, ये क्या है, हमारी पूरी पॉपुलेशन ले लो, मान लो ये आपकी भारत की जनसंख्या मान लो एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें से ये कि आपको जानना है कि जनमत क्या है, आपको जानना है कि राय क्या चल रही है जनता की। तो आप खुद सोचो, 135 प्लस करोड़ लोग हैं हमारे यहाँ पे, 135 प्लस करोड़ लोग हैं। तो इतने सारी जनता से कैसे आप पूछोगे, सबसे पूछना संभव है ही नहीं, कैसे पूछ लोगे सबसे। तो क्या करेंगे, इसमें से सैंपल उठाएंगे। सैंपल क्या है, लिए जाएंगे कि एक ये उठा लिए, एक ये उठा लिए, एक ये उठा लिए, सबसे बात करेंगे, ये हो गया सैंपल। ठीक है, लड़कियों में से 4 लड़की उठा ली, लड़कों में से 4 लड़की, बच्चों में से, बुजुर्गों में से, हर प्रकार के सैंपल ले लिए जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है, सैंपल। सबको ना लेके क्या है, एक छोटे से प्रतिनिधि इकाई चुन ली गई, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिनिधि इकाई। रीज़न क्या है कि इतनी बड़ी जनसंख्या पे आप सबसे बात नहीं कर सकते। सर्वे करने निकले भी हो तो क्या सबसे कैसे बात कर लोगे, इतने सारे लोग हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक बड़ी जनसंख्या में से सैंपल्स निकालते हो। अब इसका दूसरा उदाहरण अगर मैं दूं, मान लो एक चावल की बोरी है बड़ी सी, आपको ये देखना है कि ये चावल सही है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, पूरी बोरी को पलट के एक एक चावल को थोड़ी ना देखोगे, क्या करोगे, उसमें से ऊपर से एक मुट्ठी चावल उठाओगे, उसको देखोगे, सूंघोगे, उसको खा के देख लोगे। फिर क्या है, जो आपने वो एक मुट्ठी उठाया है ना, उसे क्या कहा जाएगा, सैंपल। उसके आधार पर उस पूरी बोरी को क्या है, जज किया जाएगा कि ये कैसी है ना। कहीं पे भी दुकानों वगैरह में जाते हो आप, मिठाई की दुकानों में, तो वो आपको पूरा मिठाई का डब्बा थोड़ी ना खिला के दे देते हैं कि खाओ इसे। वो आपको क्या देते हैं, एक सैंपल देते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं मिठाई का। फिर आप क्या करते हो, उसको खा के जज करते हो कि हाँ। फिर उससे क्या होता है, सिर्फ एक उस मिठाई के टुकड़े से आप पूरे के पूरे वो जो डब्बा है ना मिठाई का, उसको आप जज कर लेते हो कि हाँ ये ऐसा ही है। ठीक है, और ऐसे अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं, तो ब्लड वाला ले सकते हैं। जब भी ब्लड टेस्ट के लिए बच्चा जाता है, कोई भी जाता है, तो उसका पूरे शरीर का खून निकाल के थोड़ी ना ब्लड का टेस्ट होता है। सिर्फ एक छोटी सी शीशी ली जाती है, छोटी सी इतनी सी शीशी होती है, 10-12 बूंदे हो ले लो, इतना खून निकाल के उसका टेस्ट किया था। अभी जो छोटा सा सैंपल है ना, इसको सैंपल ही कहा जाता है कि सैंपल कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है ब्लड के लिए। तो इसके आधार पर पूरे शरीर को क्या है, जज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि सैंपल क्या होता है। ठीक है, सांख्यिकी और मात्रक अनुसंधान विधियों में किसी बड़ी राशि में से चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा को प्रतिदर्शन या नमूना सैंपल है। ठीक है, बहुत बड़ी कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ मान लो, जनसंख्या मान लो, चावल वाला मैंने जो बताया ये मान लो, ब्लड मान लो, बड़ी संख्या में जो चीज़ है उसको आप नहीं कर सकते, पॉसिबल है नहीं कि पूरे तुम्हारे शरीर का खून निकाल के फिर उसका टेस्ट हो, नहीं। क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी मात्रा, ठीक है, छोटी सी जो मात्रा है, जैसे ये छोटी सी मात्रा है ना, बड़ी सी जनसंख्या की छोटी सी मात्रा है ये, तो ये क्या है, एक आपका सैंपल। इसको क्या कहा जाता है, सैंपल। नमूना लिख सकते हो आप पेपर में, प्रतिदर्शन लिख सकते हो। ठीक है, जो वर्ड आसान लिखो आप वो लिख दो, और सैंपल भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो हिंदी में सैंपल। माना यह जाता है कि प्रतिदर्शन, प्रतिदर्शन भी यही है, सैंपल का ही नाम है प्रतिदर्शन। प्रतिदर्शन के सांख्यिकी गुण पूरी राशि सांख्यिकी गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी जो छोटा सा सैंपल होगा ये क्या करेगा, पूरी जो वो राशि है ना, ये पूरी इसका इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या कह रहे हैं बेटा, जो चुनी गई इकाई है, जो आप चूज करके निकाल रहे हो एक छोटी सी संख्या, वो क्या है, सैंपल। तो ये क्या, सरल शब्दों में, आसान वर्ड्स में क्या है, जनसंख्या में से ही चुने गए व्यक्ति या एक प्रतिदर्शन बना है। ठीक है, इनमें से ही जो चुन के निकाले वो क्या बने, प्रतिदर्शन, सैंपल बने हैं। और इस व्यक्तियों का चयन करने की वाली प्रक्रिया को प्रतिदर्शन चयन कहते हैं। प्रतिदर्शन चयन आपको अभी डीप में आगे करना है, कितने प्रकार के प्रतिदर्शन चयन होते हैं, कितनी, ये प्रोसेस कैसे है कि कैसे निकालोगे। अब इतने सारे लोग हैं, लोग कैसे निकालें, ये सारे प्रोसेस अभी आपको आगे पढ़ने हैं। अभी बेसिक सैंपल बता रहे हैं कि सैंपल क्या है।
प्रत्येक व्यक्ति तत्व को प्रतिदर्शन इकाई नमूने से जाना जाता है और प्रतिदर्शन में कुल व्यक्तियों का तत्वों का संख्या प्रतिशत आकार बनती है। ठीक है, ये इसको क्या है, प्रतिनिधित्व इसका करती है। नेक्स्ट क्या है, प्रतिदर्शन प्रतिनिधित्व चयन के कुछ आधार बताइए। कैसे होता है ये, कैसे करते हैं, इसके आधार पूछ रहा है ये। जैसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, के किस आधार पे तुम सैंपल उठाओगे। तो ये क्या है, समग्र एक रूपता के एक जैसे ही हो, समग्र सारे एक जैसे हों, तब क्या है, बस थोड़ा बहुत भिन्नता हो सकती है, थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, लेकिन हो क्या, सारे एक जैसे हो, तब आप उठाओगे सैंपल। यानी कि लोग कुछ और थे, सैंपल कुछ और उठा लिए। प्रतिनिधित्वपूर्ण चयन के जो जिसको उठा रहे ना वो इसका प्रतिनिधित्व करें, ऐसे लोगों को उठाओ जो इनके बारे में बता सके, बोल सके, प्रतिनिधित्व कर सके, सटीकता ढंग से उठाने सैंपल। ऐसा नहीं कि ऐसा बंदा उठा लिया जैसे कोई समाज से लेना देना नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, बेचारा रोड पे फटे हाल जी रहा है, उसको तुमने सैंपल के लिए उठाया, वो क्या ही बताएगा। तो ये कि सटीकता भी होना ज़रूरी है। पर्याप्त सटीकता नहीं होगी तो आपका जो सैंपल है वो वेस्ट हो जाएगा, वो क्या है, इनकी प्रतिनिधित्व करेगा। तो सैंपल ढंग का उठाना ये बेसिस है, जिसको अभी आप आगे आपको डीप में करना है, अभी सिर्फ ये समझिए। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रतिदर्शन का महत्व। अब इसका महत्व क्या है, क्यों प्रतिदर्शन कर रहे हो। अगर आपको जनता की बात सुननी है कि जनता क्या चाह रही है, तो फिर सबसे बात करो। क्यों सबसे बात नहीं करे, सब अगर जनता सारी है तो ये तो हो सकता है कि जो तुमने सैंपल उठाया वो सही नहीं है, बाकी के लोगों को लगेगा हमारे साथ गलत हुआ, हमें क्यों नहीं सैंपल बनाया। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या बहुत विशाल है, इस दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हम ही हैं। सोचो हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, कैसे पता चलेगा। तो ये कि सेव टाइम, समय को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। सैम्पलिंग का जो मेथड है ये इम्पॉर्टेंट है समय को बचाने के लिए, बड़ी जनसंख्या के लिए। मान लो 500-600 लोग हैं तो सबको बैठा के बात की जा सकती है, लेकिन लोग तो देखो करोड़ों की संख्या में है, कैसे बात होगी। धन की बचत, मान लो अगर बैठे भी करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, इनको लेके बैठे भी तो कितना धन वेस्ट होगा। कैसे करोगे बात इनसे, इतने सारे लोगों से आप। तो अगर इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे वॉलंटियर चाहिए इनसे बात करने के लिए, इनकी राय जानने के लिए, तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इतना पैसा है ही नहीं। तो ये धन की बचत के लिए, समय की बचत के लिए, बड़ी जनसंख्या के लिए ये प्रतिदर्शन वाला जो मेथड है ये उपयोगी है, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, ये सारे फायदे नुकसान सब पढ़ने हमें। अब क्या है प्रक्रिया, के कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया देखेंगे। समग्र का निर्धारण, जनता कौन है आपकी, किस टॉपिक पे आपको सर्वे करना है, पहले ये देखो कि बच्चों के लिए है सर्वे या औरतों का है या आदमियों का है। पहले जनता को देखो कौन है आपकी जनता, जनता का निर्धारण तो करो। समग्र, समग्र से मतलब यहाँ पे जनता से होगा, हर बार जब भी समग्र लिखा हो समझ जाना जनता के बारे में बात हो रही है। निश्चित और अनिश्चित, जो भी है आपकी जनता उसके बारे में पहले उसको फिक्स करो कि ये हमारी जनता है, ये हमारी टारगेट क्या है, पॉपुलेशन। प्रतिनिधित्व इकाइयाँ, सैंपल्स छांटो, इनमें से अब क्या है सैंपल्स निकालो, कौन 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 कौन। प्रतिदर्शन फ्रेज या सूत्र सूची, अब जो निकाल लिया सैंपल, पहले क्या किया, चयन किया आपने, पहले आपने फिक्स किया कि इन लोगों पे हमें करना है, उसमें से सैंपल उठा लिए। ठीक है, सैंपल उठा के बाहर आ गए, सैंपल निकाल लिया। अब उन सैंपल्स की डिटेल्स बनाना, सब कुछ लिस्ट बनाना, किसने क्या बोला कि पूरा सब कुछ उसको लिखना वगैरह, सारा डिटेल का काम। प्रतिदर्शन का आकार, आकार सेट करना। आकार में क्या होगा, मान लो 10,000 लोग हैं तो मिनिमम उस पे से 100 बंदों पे अगर एक बंदा भी आ रहा है, 100 लोगों पे एक बंदा, एक सैंपल उठा रहे हो आप, तो 10,000 के लिए 100 आपको क्या है सैंपल उठाने पड़ेंगे, ढंग से सैंपल उठाने हैं आपको। ठीक है, कि 100 बंदों के लिए एक अगर आ रहा है तो 10 बंदे कितने हो गए, 1,000 के लिए हो गए, तो 10,000 है तो 10 से उसको वो कर दो, कितने बन रहे, 100। ऐसे प्रतिदर्शन प्रतिनिधित्व। अब ये कि किस आधार पे करोगे, रैंडम सैम्पलिंग करोगे, नॉन रैंडम, ये पूरा का पूरा यूनिट 2 में अभी आगे, यूनिट 2 के आगे वाले पार्ट्स जो होंगे, थर्ड पार्ट जो है आपका आएगा, यूनिट 3 जो आएगी, उसमें सब में ये रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग हम पूरा डीप में करेंगे। अभी इतना मत इसमें डीप में जाओ, बस इसको ये समझो रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है कि ये जनसंख्या है, जिस मर्जी को उठा लिया बीच बीच में से, जो आपको अच्छा लग रहा है अपनी मर्जी से उठा लो, किसी को भी उठा सकते हो। तो क्या होगा, रैंडम सैम्पलिंग। बोलते ना कि यार मैंने रैंडमली कुछ भी उठा लिया, मुझे नहीं पता ये क्या है, रैंडमली आप जो भी चूज़ कर रहे हो वो गया रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम क्या होगा, सोच समझ के जो वो की जाएगी। अभी नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहाँ होती है कि मान लो एक क्लासरूम है, उसमें 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तुम्हें ऐसे नहीं आंख बंद करके जो मर्जी उठा लिए। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, पर्ची उछालो, चलो पर्ची उछाल के देखो, जिसका नाम आ रहा है वो चुन लिया जाएगा। पर्ची उछाल दी, कोई गेम खेल ली, ये सारी चीज़ें रैंडम बिल्कुल। लेकिन नॉन रैंडम में क्या होगा
50 बच्चे बैठे हुए ना, उसमें से जो बच्चा बेहतर होगा ना, टीचर अपने अनुभव से खुद देख के, जो बच्चा इंटरेस्टेड हो, ऐसे ये सारी चीज़ें देख के वो बच्चे उठाए जाएंगे। 10 बच्चे अगर निकाल लें ना, और रीज़न क्या है आपका, स्पोर्ट्स डे का मान लो 50 बच्चे बैठे हुए क्लासरूम में, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगी, सैंपल निकालने हैं आपको, 10 सैंपल चाहिए, तो टीचर क्या करेगी, बीच बीच में से जो मर्जी बच्चे नहीं उठाएगी, पर्ची नहीं छुड़वाएगी कि कोई आ जाओ, वो ये देखेगी कौन बच्चे सबसे ज़्यादा हेल्थी है, स्पोर्ट्स डे के लिए, भागने के लिए, खेलने के लिए, जो भी गेम्स होगी उसके लिए ताकत भी तो चाहिए। तो जो इसमें से 50 में से 10 बच्चे निकल के आएंगे, वो खुद अपने अनुभव के हिसाब से उठाएगी कि जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो ये हो जाएगा नॉन रैंडम, कि आपने अपनी मर्जी से जो मर्जी नहीं उठाए, आपने देख के सोच समझ के ढंग से उठाए, तो ये हो गया नॉन। और रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, पर्ची उछाल के निकाल लिए, जो मर्जी चुन लिए, अपनी मर्जी से चुन लिए, जो दिखा वो चुन लिए, ऐसे रैंडम बिल्कुल, जिसके बारे में हमें आगे आपको पढ़ना है। ये वही है कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, 2 टाइप हैं आपके सैम्पलिंग के, एक रैंडम और दूसरा क्या है, नॉन रैंडम। अब ये बेटा कि रैंडम में भी आपके 2 प्रकार बटेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम ये करेंगे इसके रैंडम के 2 प्रकार और नॉन रैंडम के 3 प्रकार, ठीक है। तीनों प्रकार अभी आपके नॉन रैंडम के आगे आएंगे। अभी रैंडम के बारे में देखेंगे। रैंडम में क्या क्या चीज़ होती है बेटा, कि कार्ड उछाल के सैंपल निकाल लिए, कि एक बॉक्स लाए, उसमें कार्ड डाले, पूरे 50 बच्चों की अगर मान लो क्लास है, तो 50 बच्चों के नाम लिखे, जिसके नाम आ गए उसको बाहर निकाल लिया, पर्ची उछलवा ली, ये सारी चीज़ें आएंगी बिल्कुल रैंडम तरीके से। इसके 2 प्रकार जो हैं अभी हम आगे करते हैं। ये देखिए ऐसे है। सैम्पलिंग मेथड्स में क्या है, ये वाले प्रतिदर्शन के प्रकार में नॉन रैंडम को भी क्या है, प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी मेथड, ठीक है, सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। रैंडम और अनरैंडम को, नॉन रैंडम के ये दोनों नाम है, जिसमें ये आएगा सिंपल रैंडम, ये वाला आपको पढ़ना है, और सिस्टमेटिक, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। बाकी के ये जो है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आपको ये वाले 2 करने हैं, ये और ये वाला सिंपल वाला, और ये वाला आएगा आपका सिस्टमेटिक वाला। और नॉन रेडिंग में क्या क्या आएगा आपका बेटा, नॉन वाले में ये आएगा स्नोबॉल वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ये वाला आएगा और जजमेंट वाला आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इस पर खास ध्यान नहीं रहेगा, बाकी का एक बार समझा दूंगी मैं आपको, बुक में आपके है नहीं, ठीक है। तो जो मैं टिक लगा रही वो करने हैं। देखो बेटा एक और डायग्राम है उसी के बारे में, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रैंडम। और ये क्या है, नॉन रैंडम वाली, ये वाली और ये वाली, ये सारी आपकी नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। तो इसमें 2 हैं आपकी, और इसमें 3 में से कौन सी है, जजमेंट वाली है, ये वाली है और ये वाली है। 3 इसमें है, 3 इसकी पढ़नी है, 2 इसकी पढ़नी है, नाम लिख लो इनके, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल वाले की बात करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग में सरल, इसका नाम हिंदी में पढ़ो, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। इसमें क्या होगा, लॉटरी प्रणाली, कि क्या है, एक बॉक्स रख देंगे, उसमें नंबर सबके होंगे, सबको नंबर बांट दिए कि 50 बच्चे हैं, 50 नंबर लिखे, सबको दे दिया गया। और अब क्या होगा, जिसका नाम आएगा वो निकाल दिया जाएगा। कार्ड अथवा टिकट प्रणाली, कार्ड और टिकट मेथड से क्या होगा, यह विधि लॉटरी विधि से मिलती जुलती है, लॉटरी भी ऐसी होती है। इस विधि में पर्चियों की जगह कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले एक ही आकार के रंग मोटाई वाले एक सेम क्या है, कार्ड्स आप डाल दोगे, उसके बाद उछालोगे, उसको हिलाओगे, फिर जो निकल के आएगा उसको क्या मान लिया जाएगा, सैंपल। बिल्कुल बेसिक है ये तो। ये क्या होगा, रैंडम सैम्पलिंग का एक अच्छा उदाहरण, ठीक है, सरल वाला, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, सिंपल रैंडमिंग में देखो ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें से आप अपनी मर्जी से किसी को भी निकाल सकते हो, पर्ची उछाल लो, कार्ड निकाल लो, सिंपल तरीके से, बस ऐसे बंदे निकालने हैं आपको, जिसको सैंपल कहा जाएगा। अगर आबादी के प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्शन शामिल होने को बराबर मौका मिले, अब इसमें क्या है, मौका बराबर का मिलता है, क्योंकि देखो 50 बच्चे थे, 50 का नाम लिखा गया, जायज़ है, किसका कुछ गलत नहीं किया गया कि उसका नाम नहीं आया या टीचर ने भेदभाव कर दिया या उसे मौका नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सबके नाम थे, पूरी वो थी संभावना। तो ये कि प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें पूरी होती है, इक्वल हो रही है, सबको मौका मिल रहा है, इसी क्या कहा जाता है, सरल, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्राप्त करने के कई तरीके, इसके भी कई तरीके हैं। एक लॉटरी प्रणाली जो हमने अभी देखा, दूसरा प्रक्रिया में आबादी के प्रत्येक का सदस्य को एक आबादी अद्वितीय संख्या में दिया जाता है, मतलब कि आप ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हो कि सारे बंदों को क्या है, सारी संख्याओं को टोकरी में रखा जाता है, सारे नंबर्स को टोकरी में रखेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला दिया जाएगा, सारे नंबर लिखे टोकरी में, सबको मिला दिया, फिर क्या है, एक अंधा मुका
शोधकर्ता मतलब आंखें बंद कर देंगे, उसकी आंखों पे पट्टी लगा के उस संख्याओं का चयन करेगा ताकि कोई बीच में बायसनेस ना हो। फिर वो क्या करेगा, जिसका नाम उठाएगा वो सब क्या कहलाएंगे, सैंपल। अब ये क्या है, ये सेकंड टाइप जो मैंने आपको बोला ना कि सिंपल रैंडम जो है आपका, ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग के दो पढ़ने थे आपको, पहला आपने पढ़ लिया, दूसरा ये वाला है जिसका नाम क्या है, स्तरीकरण प्रतिचयन। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा बेटर है उससे। क्यों? इसमें से क्या किया जाएगा, मान लो क्लासरूम है, 30 बच्चे हैं, 10 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं और 10 थर्ड जेंडर वाले, अदर जेंडर वाले हैं। क्या करना है आपको, इन 30 बच्चों में से आपको चाहिए 15 सैंपल, 15 आपको सैंपल निकालने हैं किसी भी टॉपिक पे। कोई स्पोर्ट्स गेम हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, पर्ची डालोगे, पर्ची उछालोगे, क्या पता सिर्फ इस जेंडर के ही सारे बच्चे आ जाए या फिर इस जेंडर के आ जाए, ये वाला जेंडर रह जाए या ये वाला जेंडर रह जाए। पर्ची उछाल रहे हो आप, तो उसमें तो किसी का भी नाम आ सकता है ना, बट ये क्या, ये गलत होगा। मान लो अगर एक जेंडर वाले रह ही गए, इनका नाम ही नहीं आया, संभावना है ना कि ना है नाम, तो फिर इनके साथ गलत है ना। तो इसलिए क्या है कि सब बराबर हों, कि अगर 5 इसके आएंगे बच्चे तो 5 इसके आएंगे, 5 इसके आएंगे, इक्वल बच्चे लिए जाएंगे हर जेंडर से। मान लो जेंडर वाले बैठे हैं, अलग अलग जेंडर से इक्वल बच्चे आएंगे। एज ग्रुप में ले लो तो हर एज ग्रुप के बच्चे आएंगे, इस वाली एज ग्रुप के इतने बच्चे, इस वाली एज ग्रुप के इतने बच्चे, ऐसे। कास्ट अगर रखी हुई तो इस कास्ट के ये वाले इतने इतने लोग इक्वल। कि अगर मान लो रिलीजन के आधार पर लिए तो अलग अलग रिलीजन है, तो ये हिंदुओं के भी 20 बच्चे आने चाहिए, मुस्लिम के 20 बच्चे हैं, ईसाई वालों के, सिख वालों के, सबके 20-20 हैं। ये है क्या है, स्तरीकृत, जो कि बेहतर है, क्योंकि इसमें क्या है, सबको मौका मिलता है, हर तबके के लोग इसमें आएंगे। जैसे ये देखो, ये आपकी क्या है, आबादी, इसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ग्रीन वाले हैं, रेड भी हैं और ब्लू भी है। अगर सिंपल रैंडम रखते तो क्या पता ये वाले ना आ पाते, इनको मौका ही ना मिलता, फिर ये गलत होता है इनके साथ। तो क्या है, हर प्रकार के लोग निकाले गए। पहले क्या है, इसमें से सारे लोग यहाँ इकट्ठे करे, ये वाले सारे इधर इकट्ठे करे, ये वाले सारे इधर इकट्ठे किए, इनमें से लोग निकाले गए, ठीक है। इससे क्या है, फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि बराबरी हो जाती है। कोई ये नहीं बोल सकता हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, हमारे साथ गलत हो गया, इक्वल रखा गया है। क्लासरूम का उदाहरण ले लो, चाहे बच्चों वाला, कि बराबर की लड़कियाँ आएंगी, बराबर के लड़के आएंगे, हर प्रकार के बच्चे आएंगे। जेंडर, एज, कास्ट, रिलीजन, इसमें सब है। कि मान लो 5000 लोग हैं, अलग अलग जाति वाले हैं, 5 अलग अलग जाति हैं, तो सब में से 500 लोग आएंगे, हर जाति के 500 बंदे आएंगे, है ना, ऐसे। तो किसी को ये ना लगे हमारे साथ गलत हुआ है। और अब ये किस आधार पे होता है कि सबका डाटा रखो पहले, कि कौन कितने हैं, कौन कहाँ है, ऐसे पूरा। इसके बारे में पढ़ेंगे अब। स्तरीकृत प्रतिचयन में कुछ लक्षणों के आधार पर जनसंख्या के समूह को बांटा जाता है। पहले बांटते हैं कि कितनी लड़कियां, कितने लड़के, सबको बांट देते हैं पहले इसमें। फिर प्रत्येक समूह के भीतर, हर समूह के भीतर एक संभावित प्रतिदर्शन, अक्सर एक सरल यथांगी प्रतिदर्शन का चयन किया जाता है। फिक्स्ड होगा अमाउंट, के पहले ग्रुप बांट दिए, लड़के इतने, लड़कियाँ इतनी, थर्ड जेंडर वाले इतने, फिर उसमें से कितने निकालने उसको फिक्स करो कि कितने कितने आपको चाहिए सैंपल, उस आधार पे होगा। स्तरीकरण प्रतिचयन से समूहों को तबके कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्तरीकृत प्रतिचयन में समूहों को तबके कहते हैं। वो बेसिक सी बात बता रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए हम एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आयोजन कर रहे हैं, राष्ट्रीय सर्वेक्षण कर रहे हैं, ये नेशनल सर्वे कर रहे हैं। हम आबादी को भूगोल के आधार पर समूहों में विभाजित कर रहे हैं। भूगोल के आधार पर क्या हो गया, ये दिल्ली वाले लोग, ये हरियाणा वाले, पंजाब वाले, भूगोल के आधार पर उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ऐसे करा इन्होंने। फिर प्रत्येक समूह के भीतर हम यदृच्छिक ढंग से प्रतिचयन कर सकते हैं। इन्होंने पहले एरिया को बांटा कि अगर इस एरिया से 50 लोग आएंगे तो इससे भी 50 ही आएंगे, इससे भी 50 आएंगे, जो कि क्या होगा, एक फेयर डिसीजन होगा। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। यूनिट 2 का पार्ट 1 है, ये यहीं तक था। पार्ट 2 में पूरा चैप्टर अब आपका कवर हो जाएगा, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, सैम्पलिंग पढ़ा है कि सैम्पलिंग होती क्या है, ठीक है। इसके 2 प्रकार पढ़ लिए, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम आपको पार्ट 2 में करना है। पार्ट 1 में रैंडम सैम्पलिंग मैंने पूरा समझा दिया, इसके 2 पार्ट है, ठीक है। एक में जिस मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार जैसे मर्जी आप चूज़ कर सकते हो। दूसरे में क्या है, एरिया देखा जाएगा
कौन कौन कितने लोग हैं, कौन कौन सा जेंडर है, बराबर से हिसाब से डिटेल बना के अलग अलग ग्रुप डिवाइड करके फिर चुना जाएगा। ठीक है, आसान टॉपिक था। किसी को कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये पूरा रिवाइज करवा दूंगी अगले पार्ट में, पूरे चैप्टर में क्या हुआ है एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि नई चीज़ है ना, टेक्निकल सा है ये वाला चैप्टर पूरा और नई चीज़ है, इसलिए एक बार रिवाइज भी करवा दूंगी। बाकी ये कि पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,